मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चलेगा हमारा 13। ठीक है, चैप्टर 13 नाम है हमारा शिल्प तथा उद्योग। हम पढ़ेंगे कि जब 18 मतलब कि यूरोप में यहाँ यूरोपी यहाँ आए थे तो कि उस समय शिल्प और उद्योग की क्या स्थिति थी और किस तरीके से उन लोगों ने ब्रिटिशों ने उस पे अपना स्वामित्व जमाया और किस तरीके से उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप के आगमन से पूर्व भारत 3 उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्र उद्योग, देखिए वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और धातु उद्योग। जो भारत के 3 फेमस उद्योग थे उस समय, कौन कौन से? वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और धातु उद्योग। अन्य संपन्न उद्योगों में आभूषण तथा कीमती पत्थर, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वह है संपन्न। कीमती पत्थरों, हाथी दांत व चंदन की लकड़ी की कटाई एवं पॉलिश सम्मिलित थे। इस समय बहुत से औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए, जैसे पीतल, तांबे तथा कांसे के बर्तनों के लिए मुरादाबाद व बनारस, धातु के उद्योग के लिए नासिक, पूना व हैदराबाद, हथियारों के लिए कच्छ, सिंध व पंजाब तथा शीशा उद्योग के लिए कोल्हापुर, सतारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़ तथा पालघाट। जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपको पता है कि किस चीज कौन सी चीज कहाँ की फेमस है, तो उसी तरीके से उस समय भी कुछ ऐसी जगह थी जो अपने सामानों के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, जो अभी हमने पढ़ी। इसके साथ ही बहुत से नगर कुछ अन्य उद्योगों के लिए समृद्ध बने, जैसे सूरत तथा अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग। आज भी आपने देखा होगा अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बनारस तथा तंजौर में रेशमी वस्त्र उद्योग आदि। इन उद्योगों में तैयार माल विशाल कार्गो जहाजों द्वारा अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात। ये हमारी जो स्थिति थी वो ब्रिटिशों के आगमन से पहले की थी। अब उनके आने के पश्चात क्या क्या उनमें चेंज हुआ वो हम पढ़ते हैं। ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात स्थितियां परिवर्तित हो गई। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों ने भारत आना प्रारंभ किया। यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार था, किंतु बाद में उनके मन में राजनीति की महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हो गई। वे भारत की संपन्नता तथा समृद्धि का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते थे। जब उन्हें भारतीय शासकों में अकुशलता तथा राष्ट्रीय एकता के अभाव को भाप लिया तो वे यहाँ के राजनीतिक स्वामी बन गए। उनकी प्राथमिक उद्देश्य लाभ था, इसलिए उन्होंने यहाँ के उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जो भारतीय उद्योगों विशेषकर शिल्पकारों के लिए नुकसानदेह थी। हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात किस प्रकार देश की हस्तकला पतन की ओर उन्मुख हुई। देखिए आपने देखा होगा आज भी जब हम कुछ चीज़ देखते हैं कि हैंड एम्ब्रॉयडरी है या जो हाथ से बनी हुई चीज़ है, उनकी मार्केट में जो वैल्यू है वो कम है मशीनों की तुलना में। मशीनों द्वारा तैयार चीज सस्ती होती हैं, जो हाथों द्वारा तैयार की जाती हैं वो थोड़ी महंगी होती है, जिस कारण उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी थोड़ा कम होता है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से जो हमारे हस्तकला थी वो पतन की ओर गई। औद्योगिकरण से हमारा तात्पर्य वर्तमान उद्योगों का विस्तार करना तथा नए उद्योगों को स्थापित करना है। विद्योगीकरण से हमारा तात्पर्य वर्तमान उद्योगों को कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निष्क्रिय हो जाना तथा नए उद्योगों की स्थापना के लिए परिस्थितियों का प्रतिकूल होना है। हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न कस्बों व नगरों में औद्योगिकरण बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ। यहाँ उत्पादन छोटे पैमाने पर था, क्योंकि माल को छोटे यंत्रों द्वारा निर्मित किया जाता था। ब्रिटिशों के आगमन के परिणाम स्वरूप भारत के प्रारंभिक उद्योग पूर्णतः नष्ट हो गए। जो हमारे भारत के 3 प्रारंभिक उद्योग थे, कौन से थे हमारे? एक तो वस्त्र उद्योग था, एक हमारा चमड़ा उद्योग था और तीसरा हमारा धातु उद्योग था। हालांकि इसने भारतीयों को ब्रिटिश माल के साथ प्रतियोगिता करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः भारत एक नई औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इनसे पहले वाले चैप्टर में। तथा मुंबई में स्थापित कुछ कपड़ा
मिले। इस बात के प्रमाण हैं कि बाधाओं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाले ब्रिटिश माल के टक्कर देने की इच्छा शक्ति थी। अब है 19वीं शताब्दी में हस्तकला का हस्तशिल्प का पतन। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन अब मशीनों द्वारा होने लगा, जिससे माल का उत्पाद बड़े पैमाने पर कम खर्च में होने लगा। इसके साथ ही माल की गुणवत्ता भी उत्तम हो गई। दूसरी तरफ भारत में वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः हाथों से किया जाता था, जिसमें केवल छोटे उपकरणों का उपयोग होता था। भारतीय माल किसी भी तरह मशीन द्वारा निर्मित माल की गुणवत्ता तथा कीमत में मुकाबला नहीं कर सकता था। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो भारतीयों के पास मशीनें थी उनका अभाव था, जिस कारण वो हाथों का ज़्यादा उपयोग किया करते थे, और जो उनके पास जो मशीनें थी वो छोटी थी, तो उससे वो मुकाबला नहीं कर पा रही थी किसका, जो अंग्रेजों के पास ब्रिटिश जो हमारे यूरोपीय लोग थे उनके पास ज़्यादा मशीनें थी, और उनकी जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि वो ज़्यादा माल एक साथ तैयार कर सकते थे। ब्रिटिशों के आगमन के परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प तथा उद्योग का पतन होने लगा। इस पतन के लिए निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है हमारा औद्योगिक क्रांति। भारतीय माल हाथों तथा छोटे उपकरणों से तैयार किए जाते थे, जबकि ब्रिटिश माल बड़े खानों में मशीनों द्वारा उपयोग करके तैयार किए जाते थे। यह मशीन निर्मित वस्तुएं मूल्य में कम तथा गुणवत्ता में उत्तम होती थी। ब्रिटिश उद्योगों को बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए ब्रिटिश भारत से कच्चा माल बड़ी मात्रा में प्राप्त करते थे। भारतीय कृषकों तथा व्यापारियों की रुचि भी ब्रिटिशों को बड़े पैमाने पर कच्चा माल बेचने में थी, जिस कारण भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। नंबर 2 है भारतीय शासकों का संरक्षण। देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, जो व्यापारी थे उनकी जो रुचि थी, यानी जब हम पे रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, नया माल तैयार कर सकते हैं। तो जो व्यापारी थे, जो भारतीय कृषक थे, वो क्या करते, मुनाफे के लिए अपना माल अंग्रेजों को अधिक कीमत में बेच दिया करते थे, जिससे जो हमारे हस्तशिल्प शिल्प थे उनको माल नहीं मिल पाता था कम कीमत में, और उनकी जो मशीनों द्वारा काम करते थे तो वो अधिक मात्रा में अधिक तेजी से रफ्तार से काम किया करते थे। तो ये भी एक वजह रही कि जो भारतीय हस्तशिल्प थी उनका पतन होता गया। भारत में ऐसे बहुत से पदाधिकारी एवं शासक थे जिन्होंने शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान किया, किंतु जैसे जैसे ब्रिटिशों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, भारतीय शासकों एवं पदाधिकारियों का महत्व धुंधला पड़ गया। इस तरह शिल्पकारों को संरक्षण नहीं मिल सका, जिससे उनके पतन में और भी अधिक तेजी आ गई। देखिए, ये भी था जैसे उन्होंने राज्यों पर आक्रमण करना और उन पे अपना स्वामित्व जमाना स्टार्ट किया, तो जो भारत के पदाधिकारी थे या भारत में जैसे राजा है किसी को संरक्षण देते हैं, तो उनसे वो हक छीन लिया गया, और जो शिल्पकार थे वे और भी बेबस हो गए। नेक्स्ट हमारा भेदभावपूर्ण शुल्क तथा कर। ब्रिटिशों ने भारतीय माल एवं भारी शुल्क व कर थोप दिए, जबकि ब्रिटिश माल उन करों व शुल्कों से मुख्यतः मुक्त था। इसने भारतीय माल को महंगा बना दिया, अतः यह माल ब्रिटिश माल के सामने नहीं टिक सका। भारतीय माल को इंग्लैंड में भेजने पर निर्यात कर के रूप में भारी शुल्क लिया जाता था। देखिए, उन्होंने क्या करा, जो अंग्रेजी माल था वो तो उन्होंने बिना टैक्स के, और जो भारतीय माल था उस पर अधिक टैक्स लगा दिया। प्रतिकूल नौ परिवहन की स्थिति। ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व भारतीय माल को विशाल मालवाहन जहाजों द्वारा निर्यात किया जाता था। ये भारत में से तैयार माल ले जाते थे तथा अपनी वापसी में अन्य देशों से अन्य माल तैयार ले आते थे। ब्रिटिशों ने भारतीय जहाजों को ब्रिटिश बंदरगाहों से जाने की अनुमति नहीं दी, जबकि ब्रिटिश जहाज ब्रिटेन से तैयार माल लाते थे तथा भारत से कच्चा माल ले जाते थे। इस प्रकार वे अपने खर्च को बचा लेते थे, किंतु भारतीय जहाजों को वहां से एक खाली करना पड़ता था, जिससे भारतीय उद्योग को हानि पहुंची, क्योंकि नौ परिवहन भारतीय माल के लिए अत्यधिक महंगा हो गया था। अब नंबर 5 है हमारा कलाकारों तथा शिल्पकारों का उत्पीड़न। भारतीय कलाकार तथा शिल्पकार बेरोजगार हो गए थे, अतः वे ब्रिटिश फैक्ट्रियों में काम तलाशने लगे। उन्हें भेदभावपूर्ण नियमों के आधार पर कार्य मिलता था। उन्हें कम आय में अधिक कार्य करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त यदि किसी को एक बार कार्य मिल गया तो वह अपने कार्य को छोड़ नहीं सकता था। यदि उसने ऐसा किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था तथा सजा दी जाती थी। देखिए, जैसे कि आप को पता है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं और अगर हमें कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो हम उसे स्किप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। लेकिन क्या था उस समय पे, जब अंग्रेजों का राज था, तो जो हमारे मतलब कि छोटे कारीगर थे, जो उनके यहाँ नौकरी करने के लिए बेबस हो गए, क्योंकि उन्होंने कर तो इतना बढ़ा दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी कोई संरक्षण या उनके लिए कोई कुछ भी कार्य नहीं किया गया। बाकी उनके ऊपर जो नौ परिवहन, जिससे वो यातायात मतलब कि अपने तैयार माल को भेजा करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, जो अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्रियां थी उनमें काम करना स्टार्ट किया, और उसमें कुछ उनकी शर्तें थी, जैसे अगर आप जॉब छोड़ोगे तो आपको कारागार में डाल दिया जाएगा, यानी आपको बंदी बना लिया जाएगा। और जो भारतीय कामगार थे, जैसे कि सेना में भर्ती जो निम्न पद पर होते थे, वो कौन करते थे, भारतीय, और जो उच्च पद पर होते थे वे अंग्रेज को भर्ती करते थे। इसी तरीके से इन्होंने फैक्ट्रियों में किया कि जो काम था ज़्यादा वो भारतीय लोगों से कराया जाता था, और उन्हें निम्न पद पर ही रखा जाता था कम आय में। नेक्स्ट है हमारा प्रतिकूल ब्रिटिश नीति। उपयुक्त तथ्यों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों के विकास पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया। भारत एक ऐसा देश बन चुका था जहां वे कच्चे माल प्राप्त कर सकते थे और अत्यधिक लाभ पर अपना तैयार माल बेच सकते थे। भारतीय उद्योग तथा हस्तशिल्प के विकास की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, ब्रिटिशों का सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे पहला था वो मुनाफा कमाना था, यानी अधिक पैसे कमाना था। तो उन्होंने भारत के प्रगति पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं यहाँ के लोगों के लिए कुछ खास काम किया। उन्होंने सिर्फ यहाँ से अपने आप को सशक्त बनाया, यानी अपने विकास पर ही ध्यान दिया। नंबर 7 है यातायात तथा संचार के नए साधन। ब्रिटिशों ने भारत में 1852 ईस्वी में टेलीग्राफ तथा 1853 ईस्वी में रेल सेवाएं प्रारंभ की। प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन मुंबई का तथा ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया। 1849 ईस्वी में 1869 ईस्वी के 2 दशकों में 4287 मील की रेलवे लाइन बिछाई गई, जो विभिन्न शहरों व कस्बों को जोड़ती थी, विशेषतः उन स्थानों को जहां से कच्चा माल नौ परिवहन केंद्रों तक स्थानांतरित किया जाता था। देखिए, उन्होंने जो रेलवे लाइन का निर्माण किया वो वहां किया जहां पे उन्हें ज़रूरत थी, बाकी उन्होंने कहीं और नहीं किया। टेलीग्राफ द्वारा जुड़े प्रथम 4 नगर कोलकाता, पेशावर यानी पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान है, मुंबई, बम्बई, जो जब अंग्रेज थे तो बम्बई कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज करके मुंबई है। मद्रास, मद्रास भी देखिए उस टाइम पर क्या था, मद्रास, और आज क्या कहा जाता है, चेन्नई। 1852 ईस्वी से लगभग 400 मील लंबे केबल बिछाए गए। ये दो क्रांतिकारी कदम थे। देखिए, इसमें बताया गया है कि 2 कदम थे। एक तो इन्होंने टेलीग्राफ यानी फोनों की सुविधा करी, उसके लिए केबल बिछाए गए, और एक रेल चलाई। ये उन्होंने उन्हीं इलाकों में करे जहां उन्हें इसकी ज़रूरत थी। चलिए, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।